सर बेसिकली कैंसर का है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बाहर से हमें मिल रही है। कैंसर हमारे ही सेल हैं जो अपना जो ग्रोथ पोटेंशियल है, जो उनका बार बार ग्रो करने का पोटेंशियल है, वो एक बार वो हो जाता है, रुक जाता है, फिर वो एकदम से बहुत ज्यादा ग्रोथ करने लगती है, जिसके पीछे बहुत सारे कारण है। जैसे कि उसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन और प्रोटो ऑन्कोजीन का बहुत रोल रहता है। अब लोगों को ऐसा लगता है कि अगर किसी को कैंसर है तो वो खांसेगा छींकेगा तो उससे हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो बेसिकली क्या है कि जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो ऐसा जीन है जो हमारे सेल को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। और जब वो प्रोटो ऑन्कोजीन में कोई भी किसी भी तरह का डीएनए म्यूटेशन होता है तो वो ऑन्कोजीन बन जाता है। अब वो कैंसर को रोक नहीं रहा है, वो ग्रो होने दे रहा है। मतलब अगर हमें 10 सेल बनाने हैं तो वो 100 सेल बना रहे हैं। तो वो ग्रोथ पोटेंशियल को इतना बढ़ा देता है कि सेल ग्रो ही करता रहता है, जिसके कारण से हमें कैंसर होता है। और दूसरा है ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे सेल को बताते हैं कि आपको 10 सेल ही बनाने हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना है आगे। पर लेकिन ट्यूमर सप्रेसर जीन में भी कोई डीएनए म्यूटेशन हुआ तो अब वो भी खराब हो गए, अब वो रोक नहीं रहे हैं, वो भी उनको बढ़ने दे रहे हैं, रोकना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। तो 10 की जगह 100,000 सेल बनाना शुरू कर देते हैं, तो उससे कैंसर होता है। अब सर्वाइकल कैंसर से पहले हमें जानना जरूरी है कि सर्विक्स होता क्या है मैम। हमारे जो महिलाओं का गुप्त अंग होते हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चेदानी की। बच्चेदानी में आप सबको मालूम है यूट्रस को बच्चेदानी कहते हैं। उसके बाद हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो बच्चेदानी पतली हो जाती है, वहां पे हमारी सर्वाइकल कैनाल होती है जिसको हम गर्भाशय ग्रीवा भी कहते हैं, और वो जाके मिलती है वेजाइना से, जो कि हमारी प्रजनन नली है। अब सर्वाइकल कैंसर के भी दो पार्ट है मैम। एक कहते हैं एक्टोसर्विक्स। अगर हम नीचे गुप्त अंग की तरफ से देखेंगे तो हमें एक्टोसर्विक्स दिखाई देता है जब हम कोई भी एग्जामिनेशन या जांच करते हैं। और एंडोसर्विक्स है जो अंदर की साइड है, जो यूट्रस की साइड पड़ती है, जो हम अपनी आंखों से देख पाएंगे अंटिल अनलेस हम खोल के ना देखें ऑपरेशन के दौरान। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशनल जोन होता है, वहां से सबसे ज्यादा कैंसर होते हैं। और उसमें भी सबसे जो कॉमन है वो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल ऑलमोस्ट 90% केसेस में रहता है और 10% केसेस में एडिनो कार्सिनोमा रहता है। तो इस बेसिकली सर्वाइकल कैंसर आता है ट्रांजिशनल जोन से ही शुरू होता है, जो कि हमारी गर्भाशय ग्रीवा में होता है, जैसे हम सर्विक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। मैम जैसे कि हम बात करेंगे तो रिस्क फैक्टर में जो सबसे मेन और सबसे कॉमन है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब बहुत सारा डाटा कहता है कि 99% में रहता है, कुछ कहते हैं 95% केसेस में सर्वाइकल कैंसर वाले पेशेंट में पहले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हुआ था, या फिर 90%। मान के चले कि 90% से ज्यादा महिलाओं में अगर सर्वाइकल कैंसर हो रहा है तो उसका एक मुख्य कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको एक बार मतलब कुछ लोगों को लगता है कि एक बार इन्फेक्शन हुआ तो हमें हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस में भी अलग अलग टाइप होते हैं, कुछ हाई रिस्क रहते हैं, कुछ लो रिस्क रहते हैं। उसकी बात हम बाद में करेंगे जब वैक्सीनेशन की बात करेंगे। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जब कंटिन्यूसली आपके शरीर में इन्फेक्शन करके बैठा रहता है तो बहुत टाइम बाद, कुछ मान के चलिए कि कुछ 5 से 8 साल में वो कैंसर की जो इनिशियल स्टेज होती है जिन्हें हम प्री कैंसरस लीजन कहते हैं वो बनाता है। अब क्या है कि हाई रिस्क जो है, हाई रिस्क वायरसेस जो ह्यूमन पैपिलोमा के, उनसे कैंसर होने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। और इसके अलावा जो आपने बात करी कि हमने स्टार्टिंग अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी से करी थी, उसका भी कारण यही है कि अगर आप अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जल्दी आपके शरीर में आता है। अब या तो वो आपके पार्टनर से होगा, या आपको ऑलरेडी है, या आपकी और भी कई कारण होते हैं, पर मेन जो कारण चले है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब इसमें भी और भी ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है, और वो सब भी रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। जैसे कि अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है, कुछ जैसे कुछ पेशेंट्स को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स रहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि हमारा शरीर की जो इम्यूनिटी है वो हमारे सेल के अगेंस्ट काम कर रही है। तो उसमें क्या होता है कि हमें कुछ दवाइयां लेनी होती है जिससे हम इम्यूनिटी को लो रखते हैं, ताकि हमें ऑटो इम्यून के जो प्रॉब्लम्स है वो ना हो। तो उसमें भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बहुत जल्दी होने के चांस रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जल्दी वो और बहुत लॉन्ग समय के लिए रहते हैं, जिससे सर्वाइकल कैंसर होता है। इसके अलावा हमने तीसरा फैक्टर बात करी अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी। अब मैंने बताया कि हमारा देश विकास की तरफ बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, और पहले हमारी सोसाइटी में क्या था कि थोड़ा सा सोसाइटी पुरानी थी, ऑर्थोडॉक्स लोग थे। अब थोड़े ओपन माइंडेड लोग आ गए, पर उसके ऐसा नहीं है कि उससे विकास में बहुत कुछ दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, पर जो हमारा अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी का एक पार्ट है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। मतलब अगर आप देखेंगे तो पहले शादी की एज हमने 18 से 21 जो हमारे देश में चलती है लोगों के 18 और 21, लेकिन जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो अब ऐसा हो गई कि 14-15 साल से शुरू हो गई है।
और क्योंकि बच्चों को एजुकेशन नहीं है इस तरह की, ना बताया जाता है, क्योंकि इस पे कोई बात ही नहीं करता है, तो एचपीवी का जो इन्फेक्शन है वो हो जाएगा, उन्हें मालूम भी नहीं चलेगा और फिर वो लंबे समय तक चलता रहेगा जब तक वो ध्यान नहीं देंगे। तो एक कारण ये अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी होगी। फिर उसके बाद है अर्ली अर्ली मैरिजेस, वो भी अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ ही जुड़ा हुआ है कि कई बार हम बहुत जल्दी शादी हो जाती है हमारे देश में कुछ जगहों पे, जैसे 16 साल में हो गई या 17 साल में, और उसमें भी क्या है कि जल्दी आप प्रेग्नेंट हो गए, तो उसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी का भी एक रोल रहता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन में, कि उस टाइम ज़्यादा चांस रहते हैं आपको इन्फेक्ट होने के, और वो इन्फेक्शन जब होता है तो फिर वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है, तो दिक्कत देता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। इसके अलावा मैम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन रहते हैं, जैसे क्लाइमीडिया हो गया, ये सब इन्फेक्शन क्या करते हैं, ये हमारे जो सर्विक्स का एरिया है वहाँ पे ऐसे कंडीशंस क्रिएट करते हैं ताकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन जो है इजीली कैचअप हो जाए, तो उससे भी काफ़ी दिक्कत रहती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक एचआईवी भी एक वो है, एचआईवी का भी बहुत रोल है एचपीवी वायरस होने में, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसमें बेसिकली हमारी जो इम्यूनिटी है वो लो रहती है और साथ में वो एचपीवी को काफ़ी बढ़ावा देता है बढ़ने के लिए। और थोड़ा सा अगर हम देखें तो थोड़ा फैमिली हिस्ट्री का भी रहता है, बहुत ज़्यादा हमने केसेस नहीं देखे जिसमें फैमिली हिस्ट्री हमें मिली हो, क्योंकि लोगों को शायद ना पता हो या पता भी होगा तो बताते नहीं है, पर फैमिली हिस्ट्री का थोड़ा बहुत रोल है, बट बहुत ज़्यादा रोल मैंने कहीं किसी आर्टिकल में नहीं देखा, ना हमारी किसी भी ऐसे टेक्स्ट में मुझे मिला, बट और ना ही मैं क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में ऐसा बहुत ज़्यादा फैमिली हिस्ट्री का पता चला है कि है या नहीं। बट कुछ लोग कहते हैं कि हाँ फैमिली हिस्ट्री से भी रहता है कि माँ को है तो उनकी बहन को हो सकता है, या उनकी बहन को है तो आपको होने के चांस, अगर आपकी माँ को या आपकी मासी को है तो एक कुछ फैक्टर जो मतलब मैं और एम्फेसिस करना चाहूँगा, स्मोकिंग का भी बहुत रोल है, क्योंकि स्मोकिंग में ऐसा मतलब डायरेक्ट कोई इन्फ्लुएंस नहीं है स्मोकिंग की, लेकिन ऐसा पाया गया है कि सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स में स्मोक का काफ़ी रिलेशन रहता है, तो अगर स्मोकिंग छोड़ते हैं तो रिस्क काफ़ी कम होता है, ऐसा काफ़ी आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का भी मैम रोल रहता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से क्या होता है कि अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमारे देश में मोस्टली ये देखा गया है कि महिला ही कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करती है और पुरुष नहीं करते, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ भी एचपीवी इन्फेक्शन की जो वो है इंसिडेंस वो काफ़ी हाई रहती है, उसके जैसे सर्वाइकल कैंसर भी काफ़ी हाई रहता है जो लोग बहुत समय तक ओसीपी यूज़ करते हैं। तो एक मतलब स्टडी के अकॉर्डिंगली कि ओसीपी बंद करने के बाद वो धीरे धीरे उसका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। मैम इमरजेंसी पिल का बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं, क्योंकि वो तो एक बार आपने पिल ले लिया उसके बाद उसका बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ का बहुत रोल है। मतलब कुछ लोग 5 से 10 साल लगातार चल ही रही है, तो उन केसेस में बहुत ज़्यादा ये रिस्क रहता है। बाकी सिंगल टाइम यूज़ करना में उतना रिस्क नहीं है, ना ही ऐसे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स है, बट सिंगल टाइम यूज़ में बहुत ज़्यादा उसका रोल नहीं है। मैम अगर देखिए अभी पहले क्या था कि एनसीसीएन की गाइडलाइंस आती थी, अब पीओ की स्टेजिंग आती है, तो मोटा मोटा स्टेजिंग बताने का तो मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो बहुत डीप चला जाएगा, मतलब वो टीचिंग हो जाएगी। पर स्टेज 1 भी रहता है, 1 भी, जब कि वो यूट्रस के अंदर ही रहता है मैम, और मतलब यूट्रस तक आता है सर्विक्स से और बहुत ज़्यादा नहीं स्प्रेड करता है, वहाँ तक उसको ऑपरेट करके निकालना आसान रहता है। उसके बाद स्टेज 2 में क्या होता है कि वो सर्विक्स के बाहर चला जाता है, या तो वो जो अपर 1/3 है हमारे वेजाइना के पार्ट का उसमें, या फिर यूट्रस से ऊपर की तरफ चला जाता है। उसमें भी कुछ ऐसे वो रहते हैं जिसमें ऑपरेट करना आसान है, लेकिन मैम जैसे वो स्टेज 3 में आ जाता है तो वो हमारे सर्विक्स से बाहर आ जाता है, जो हमारे जहाँ पे हमारा सर्विक्स है उसी वो पेल्विस कैविटी होती है, जब उसके बाहर आ जाता है तो उसको ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर और जैसे कीमो हो गई, ये सब दवाइयाँ शुरू होती है जिनके अपने भी प्रॉब्लम है कीमोथेरेपी के साथ, तो वो काफ़ी मतलब आप ये मान के चलिए स्टेज 1 2 3 4 होती है। अगर आप 3 में आएंगे तो आप कितना लेट हैं, तो आप समझ ले जाएंगे कि 3 इज ऑलमोस्ट, कि अब आप 4 से थोड़ा सा पीछे हैं। मैम अभी कैसा है ना कि अभी जैसे मैं एक अर्बन सेंटर में बैठा हूँ, अब अर्बन सेंटर में बैठने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है ना कि जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं सब एजुकेटेड आते हैं, तो उनको थोड़ी सी भी दिक्कत लगती है कम, और उनका ये रहता है कि हम और कुछ करा लें, जबकि मतलब कुछ लोगों को स्क्रीनिंग के बारे में मालूम होता है, कुछ लोगों को कहीं इंटरनेट से पता चल गया या किसी डॉक्टर से सुना उन्होंने,
उनको मालूम रहता है। कुछ लोग खुद आते हैं स्क्रीनिंग कराने। मान के चलिए आप कि अभी के सिनेरियो में 50% ऐसे लोग आएंगे, अगर 10 लोग आए तो 5 लोगों को स्क्रीनिंग के बारे में थोड़ा बहुत मालूम रहता है, और वो बोलते भी हैं कि अगर जरूरत है तो मैं हमारी स्क्रीनिंग करवा ली। 5%, हाँ 50% वो लोग होते हैं मैम जो आते हैं, उनको मालूम नहीं होता, लेकिन उनको ये पता है कि कुछ दिक्कत है हमारे को, तो वो उसके लिए जब सिम्टम्स कुछ आता है, किसी भी तरह का सिम्टम, तो उसमें वो लोग आते हैं हमारे पास और कुछ जांच होती है, तो उसमें भी ऐसा आता है। तो लेकिन अभी क्या है कि अर्बन सेंटर में लोग काफी ज्यादा वो हो गए हैं, जागरूक रहते हैं सबको, मतलब। और दूसरा क्या है कि अर्बन सेंटर में वही लोग आ पाते हैं जिनके पास थोड़ा पैसा भी है। रूरल एरिया में ये वाली सुविधाएं नहीं है, क्योंकि स्क्रीनिंग वैसे नहीं चलती जिस तरह से और चीजों में चल रही है। जैसे अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो उसमें स्क्रीनिंग काफी ज्यादा बेटर है अभी सर्वाइकल कैंसर के मुकाबले में हमारे देश में। हाँ जी मैम। मैम प्रिवेंशन में ना प्राइमरी और सेकेंडरी में ही डिवाइड करूंगा मैं। सेकेंडरी में पहले बता दूंगा क्योंकि वो सारा स्क्रीनिंग से रिलेटेड है, तो हम स्क्रीनिंग की बात करेंगे तो सेकेंडरी प्रिवेंशन वहां से शुरू करेंगे। प्राइमरी में मैम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है एचपीवी वैक्सीनेशन। अब उसका कारण क्या है कि अगर आपने एचपीवी वैक्सीनेशन लगवा ली तो आपका ऐसा नहीं है कि आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, बट उसकी जो एक प्रेवलेंस होती है कि कितने केसेस रहे पूरे देश में एक साल में, वो काफी कम हो गए हैं एचपीवी की वैक्सीनेशन के बाद। जैसे काफी हमारे राज्यों में एचपीवी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं, वो अलग अलग सेंटर्स पे लगाते हैं, कई जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी है। और दिल्ली का ही मैं डाटा उठा लो, दिल्ली तो एक अर्बन सेंटर है, 2016 से वैक्सीनेशन चल रही है एचपीवी के अगेंस्ट, और बहुत अच्छे रिजल्ट है। मतलब आप मान के चलिए 70-80% का डिक्रीज है एचपीवी इन्फेक्शन में। अगर इन्फेक्शन कम हो रहे हैं तो सर्वाइकल कैंसर अपने आप कम हो जाएगा मैम। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिवेंशन में प्राइमरी में वो हमारी ये आ जाती है वैक्सीनेशन एचपीवी के अगेंस्ट। वैक्सीनेशन की बात हम पूरी बाद में करेंगे, अभी मेन पॉइंट्स बताता हूँ। दूसरा मैम ये है कि अर्ली मैरिज। अभी तो अर्बन एरियाज में क्या है कि अर्ली मैरिज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है थोड़ा हमारे एज ग्रुप में। मतलब अभी 24-25 के बाद ही फीमेल की शादी होती है हमारी, मतलब जिनको मैं जानता हूँ या फैमिलीज में या फ्रेंड्स में। लेकिन अभी भी रूरल एरिया में थोड़ी अर्ली मैरिजेस रहती हैं। एक तो मैम वो है कि अगर उसको थोड़ा सा वो किया जा सकता है अगर रूरल एरिया में, तो काफी हद तक उससे काफी हेल्प मिलेगी, और जो हमारा कैंसर होने का टाइम रहता है वो भी डिले हो जाए। उसके अलावा मैम जैसे मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करी, तो रेगुलर कोशिश यूज ना करके हम अगर मेल कॉन्ट्रासेप्शन को थोड़ा बढ़ावा देंगे तो वहां से भी काफी बेनिफिट मिलेगा। उससे मैम दोनों को बेनिफिट मिलेगा, महिलाओं को भी पुरुषों को भी। क्योंकि अगर कोई महिला को इन्फेक्शन है भी तो कुछ हद तक वो अगर इंटरकोर्स के टाइम हमने मेल कॉन्डम्स अगर यूज करते हैं मैम, तो उससे जो इन्फेक्शन है वो मेल को होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि स्प्रेड तो वैसे ही होता है मेल टू फीमेल या फिर फीमेल टू मेल ऐसे करके। हाँ, तो एक तो ये कि मेल कॉन्ट्रासेप्शन स्पेसिफिकली कॉन्डम्स का जो यूज है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैम। उसके अलावा ओसीपी का यूज कम करें, क्योंकि ओसीपी के साथ सिर्फ एचपीवी इन्फेक्शन होने के चांस नहीं, और भी कई चीजें। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैम और मुझे याद आया कि मल्टीपल प्रेगनेंसी से क्या होता है कि बार बार आप प्रेग्नेंट होते हैं, बार बार अगर आपका बच्चा हो रहा है तो बार बार वो आपकी इम्यूनिटी 9 महीने के लिए लो रहती है, तो एचपीवी इन्फेक्शन कभी ठीक ही नहीं होता। तो हाँ, तो अभी तो जैसे आप देखेंगे कि अर्बन सेंटर्स, अर्बन एरियाज में अभी एक पहले 2 बच्चे का रहता था कि अब 2 बच्चे ही करने हैं, हमारे 2 हम 2, अब थोड़ा चेंज हो गया, अब 1 बच्चे पे आ गया। लेकिन रूरल एरिया में अभी भी रहता है कि नहीं 3 बच्चे कर लो, 4 कर लो। तो अगर उनको थोड़ा कम किया जा सकता है तो वहां से भी काफी प्रिवेंशन की हेल्प मिलेगी, क्योंकि एचपीवी का इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। तो प्रिवेंशन में हाँ जो जी। बेसिक पॉइंट्स है वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाएगा और सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन तो स्क्रीनिंग प्लस ट्रीटमेंट है, जो भी स्क्रीनिंग में हमें मिलता है वो हम बाद में बात करेंगे स्क्रीनिंग के साथ। और प्राइमरी प्रिवेंशन में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एचपीवी वैक्सीनेशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि वैक्सीनेशन अगर टाइमली लग जाएगी तो उससे एचपीवी इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो काफी कम हो जाएगा। और क्योंकि 90% केसेस में एचपीवी जो है रिस्क फैक्टर है सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो उसको हम काफी हद तक सर्वाइकल कैंसर को डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको कि सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में मेल कॉन्ट्रासेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम मेल कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं तो वो फीमेल टू मेल भी नहीं होगा, मेल टू फीमेल भी इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा, तो उससे काफी चांसेस रहते हैं एचपीवी फैलने के। उसके अलावा
जो स्मोकिंग मैंने एक रिस्क फैक्टर बताया था, स्मोकिंग अगर हम स्टॉप कर देते हैं, फीमेल्स की स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो उससे भी काफ़ी हद तक डिक्रीज रहता है सर्वाइकल कैंसर में। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनमें ये बताया गया है कि स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर और उससे डिक्रीज आ रहा है काफ़ी सर्वाइकल कैंसर कम होने में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ये इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई महिला जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, या फिर महिला का सिंगल सेक्सुअल पार्टनर है पर जो सिंगल सेक्सुअल पार्टनर है उनके मल्टीपल पार्टनर है, तो उनमें स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है एचपीवी का, जिसके कारण से महिला को सर्वाइकल कैंसर होने के जो रिस्क है वो काफी इंक्रीज होती है। तो या तो आप ऐसे सेक्सुअल पार्टनर के साथ संबंध ही ना बनाएं कि जिसके मल्टीपल पार्टनर है, या फिर आप खुद भी कोशिश करें कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर ना हो, या फिर अगर कोई इन्फेक्टेड पार्टनर है तो उस दौरान उनकी ट्रीटमेंट करवाएं, उससे पहले संबंध ना बनाएं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ताकि सर्वाइकल कैंसर का रिस्क कम किया जा सके। इसके अलावा है मैम, इसके अलावा बात करेंगे तो थोड़ा अर्ली मैरिजेस जो रहती है उनको भी अवॉइड करें। और अभी जैसे अर्बन एरियाज में सेक्सुअल एक्टिविटी का जो टाइमिंग है वो थोड़ा एज कम हो गई है, तो उसमें हमें अपने बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन देना स्कूल बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको मालूम हो कि वो कुछ कर भी रहे, क्योंकि बताता तो कोई नहीं है स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज में जाते हुए, लेकिन अगर उनको पता होगा कि इससे क्या हो सकता है तो वो सेफ प्रैक्टिसेस का यूज करेंगे, तो उससे भी लेट स्टेजेस पे हम रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकते हैं। और इसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और है मैम, कि जो सेक्सुअल ये है जेनाइटल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए, क्योंकि अगर आप अपने जो गुप्त अंग है उनको साफ नहीं रखेंगे तो कोई भी दूसरा इन्फेक्शन भी होगा जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होगा, लेकिन जेनाइटल इन्फेक्शन होगा, वो भी आपको एचपीवी पकड़वाने में बहुत ज़्यादा वो करेगा, इंक्रीज मतलब बढ़ा देगा उसकी जो रिस्क है। तो अगर आप साफ रखेंगे, अपने जेनाइटल्स को क्लीन रखेंगे, तो उससे भी आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। ये मेन पॉइंट्स हैं जिनका हमें एक आम जनता को ध्यान रखना है। एचपीवी के साथ भी क्या है कि मैंने पहले भी बताया था कि हाई रिस्क वायरसेस का एक ग्रुप है जिसमें कि 16 नंबर 18 नंबर एचपीवी 16 18 हाई रिस्क है। अब एक स्पेसिफिक लाइन है परसिस्टेंट एचपीवी इन्फेक्शन, उसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे शरीर में एचपीवी का इन्फेक्शन रहा, जिसकी वजह से एक टाइम बाद हमारे जो नॉर्मल सर्वाइकल सेल है उनमें चेंजेस आने लगे। पर अगर आपको एक बार इन्फेक्शन होता है, आपने दवा ले ली वो ठीक हो गया, 2 बार हो गया, उससे नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। और कुछ लो रिस्क वायरसेस भी रहते हैं जैसे कि एचपीवी 6 11, उनसे कभी सर्वाइकल कैंसर नहीं होता, वो और दूसरी बीमारियां करते हैं, जैसे कि जेनाइटल वॉर्ट्स हो गए, छोटे छोटे वहाँ पे दाने हो जाते हैं, वो मेल्स में भी हो सकता है फीमेल्स में भी हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक बार एचपीवी इन्फेक्शन हुआ तो आपको 100% ये है कि सर्वाइकल कैंसर होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। पेल्विक एग्जामिनेशन एंड पैप स्मीयर, नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। पेल्विक एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि हमने आपके जो गुप्त अंग है उनकी जांच करी, वो उसको हम उसमें बस आपका जो इनर एरिया है जैसे कि वेजाइनल ओपनिंग है उससे थोड़ा सा अंदर एक बार आई से इंस्पेक्शन कर लेते हैं, फिर फिंगर डाल के जो एक हमारी एग्जामिनेशन होती है वो करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। पैप स्मीयर एक अलग चीज़ है। पैप स्मीयर में हम साइटोलॉजी देखते हैं। साइटोलॉजी का मतलब हुआ कि हम पैप स्मीयर में जो भी हमें एरिया हमें एग्जामिनेशन के बाद लग रहा है कि यहाँ पे कुछ सस्पेशन है, वहाँ से हम कुछ स्क्रैपिंग्स लेते हैं और उन सेल को अंडर माइक्रोस्कोप, और पेपिनुक्लो स्टेन होता है जिस पैप स्मीयर का नाम पड़ा है, उसके अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि उनमें सेल में कोई वो नॉर्मल सेल है या फिर उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है। तो पेल्विक एग्जामिनेशन और पैप स्मीयर आर 2 डिफरेंट थिंग, वो दोनों अलग चीज है। नहीं, एबनॉर्मल स्क्रीनिंग रिजल्ट मींस कैंसर ऐसा नहीं है। कैंसर जब भी हम कोई स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें पहली बात तो स्क्रीनिंग, अब स्क्रीनिंग पे भी बात कर लेते हैं यहीं पे। स्क्रीनिंग में क्या रहता है कि स्क्रीनिंग 2 तरह से हो सकती है, या तो एचपीवी इन्फेक्शन यानी एचपीवी डीएनए के लिए स्क्रीनिंग कर लें, या फिर हम पैप स्मीयर करके साइटोलॉजी देख लें कि आपके जो सेल हैं उनमें एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं। अब अगर मान लीजिए आप करें कि एबनॉर्मल स्क्रीनिंग, आपको एचपीवी इन्फेक्शन है, तो हम क्या करेंगे कि एक बार पैप स्मीयर भी कराएंगे, ताकि क्योंकि उससे हमें पता चल जाए कि एबनॉर्मेलिटी अभी हुई है या नहीं हुई है। अगर हमने पैप स्मीयर कराया और उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है तो उसमें काफी सारी चीजें हो सकती है, या तो प्री कैंसरस लीजन होगा, प्री कैंसरस लीजन में इंट्रापिथिलियल ये आता है, जिससे क्या होता है इंट्रापिथिलियल न्यूप्लाज्म हो सकता है या डिस्प्लेशिया हो सकता है। अब इसमें भी हाई ग्रेड, लो ग्रेड और मॉडरेट डिस्प्लेशिया रहता है। तो इनिशियली जो हाई ग्रेड रहता है उसमें और मॉडरेट में
हम आगे कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन जो लो ग्रेड रहता है उसमें हम कुछ नहीं करते। उसमें हम मोस्टली वेट करते हैं एचपीवी इन्फेक्शन को सेटल होने का, और उसके बाद वो अपने आप एबनॉर्मेलिटीज खत्म हो जाती है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्क्रीनिंग की। अगर हम इसी टाइम इसको ट्रीट कर देंगे तो सर्वाइकल कैंसर होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए स्क्रीनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस भी है। पर ऐसा नहीं है कि एबनॉर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट आते हैं तो आपको कैंसर हो ही गया। ये तो मतलब एक गलत वो स्टेटमेंट रहेगी मेरे हिसाब से। एचपीवी की वो इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है, ऐसा नहीं है। एचपीवी वैक्सीनेशन से इनफर्टिलिटी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा मेरे पास उसके ऊपर वो नहीं है, रिसर्च नहीं है। पर जितना मैंने पढ़ा है ऐसा कुछ नहीं है कि एचपीवी वैक्सीनेशन इनफर्टिलिटी करा रही है। हाँ, लेकिन ऐसे कुछ केसेस में ऐसा रहता है कि कुछ इन्फेक्शन के वजह से इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आया, उसकी वजह से वो रहता है कि हमारी फैलोपियन ट्यूब से इनमें कुछ वो कोई इन्फेक्शन थोड़ा सा ऊपर चला गया जो यूट्रस से होते हुए, तो उन केसेस में रहता है थोड़ा सा कि फैलोपियन ट्यूब इनसे ब्लॉक होती है, तो इनफर्टिलिटी पर वो डायरेक्ट वैक्सीनेशन की वजह से नहीं होती। ये मैम एचपीवी विद एसटीआई बेसिकली क्या है कि जिसको भी एचपीवी होगा उसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी रहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एचपीवी की वजह से हो, बट ऐसा मतलब मैंने भी बहुत लोगों से सुना है कि इनफर्टिलिटी ये वो, बट ऐसा नहीं है। मैंने तो जो नई वैक्सीन आई हैं हमारी उसमें उनमें तो मैंने ऐसा कुछ ना सुना है, और बहुत रेयर चांस ऐसा होने का। और क्योंकि एचपीवी वैक्सीनेशन होगा तो साथ में और भी जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो रहते हैं, जैसे मैंने बताया क्लामिडिया, इन सब में इनफर्टिलिटी रहती है। ओके। पर वो डायरेक्टली वैक्सीनेशन से रिलेटेड नहीं है, मैंने तो नहीं देखा कहीं भी। नहीं, ऐसा नहीं है। एचपीवी वैक्सीनेशन की काफ़ी सारी वो है, मतलब अलग अलग गाइडलाइंस रहती हैं, बट अभी जो लेटेस्ट वाली है उसमें क्या है कि एचपीवी वैक्सीनेशन हमें तब लगवानी चाहिए जब हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी ना शुरू हुई हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एज ग्रुप है वो 9 to 14 वाला एज ग्रुप है, जिसमें कि 2 डोज वैक्सीनेशन लग जाती है। क्योंकि 14 इसलिए क्योंकि 14-15 के बाद हमारी प्यूबर्टी का जो है वो धीरे धीरे प्यूबर्टी आना शुरू हो जाती है 14 के बाद, और सेक्सुअल एक्टिविटी भी शुरू हो जाती है, तो इसलिए 9 to 14 में लगवाएं तो बेस्ट है। अप टू 20, कुछ लोग कहते हैं अप टू 26 लगवानी चाहिए। 26 में एक कहते हैं हम बेसिकली 15 से 26 हम कैच वैक्सीनेशन कहते हैं, और उसमें 3 डोज के आसपास लगती है। उसका शेड्यूल रहता है पूरा 0, 1 to 2 मंथ्स और 6 to 15 मंथ्स का। और 26 से 45 का जो एज ग्रुप है उसमें उतना बेनिफिट नहीं है, बट क्योंकि रिकमेंडेशन कहती है कि अगर आप लगवाते हैं तो जो हमारा इन्फेक्शन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है, तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि रिस्क बेनिफिट रेशियो में वो कम हो जाए। तो 45 इज द लास्ट एज जब तक आप लगवा सकते हैं, उसके बाद उसका बेनिफिट नहीं है। ऐसा नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें उन्होंने बोला कि वो रिस्क कम कर देता है पर फुल प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कराता, क्योंकि उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आपने कॉन्डम कब पहना, आपने कॉन्डम स्टार्टिंग से पहना या नहीं पहना, और उसके अलावा आपका ओरल सेक्स के प्रति कैसा वो रहता है, मतलब इट्स ऑल अबाउट योर सेक्सुअल बिहेवियर। ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्डम पहन लिया और अब एक्चुअली भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि सेफ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेनाइटल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल फीमेल दोनों के लिए। पर हाँ, लेकिन बहुत काफी हद तक रिस्क कम हो जाता है कॉन्डम पहनने से, स्पेसिफिकली अगर वो मेल जेनाइटल से फीमेल जेनाइटल में स्प्रेड होने का चांस है। तो अगर फीमेल टू मेल है तो उसमें फिर जो आपका सेक्सुअल बिहेवियर है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये ओरल सेक्सुअल बिहेवियर से भी स्प्रेड होता है, या फिर ये पेनिस टू वेजाइना पेनिट्रेशन से भी स्प्रेड होता है, या फिर पेनिस टू एनल पेनिट्रेशन से भी स्प्रेड होता है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से स्प्रेड नहीं हो सकता। अगर कोई रॉ सरफेस है, मान लीजिए ओरल, स्पेसिफिकली अगर आप किसी को ओरल एचपीवी है तो उसमें चांसेस हैं कि अगर आप ओरल सेक्सुअल बिहेवियर में इन्वॉल्व हैं तो माउथ टू माउथ स्प्रेड के, मतलब मैंने रिसर्च में पढ़ा है, लेकिन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट का कोई रूल नहीं। बेसिकली सर्वाइकल कैंसर का सारा जो मेन मुद्दा ही एचपीवी है, तो इसलिए बीच बीच में हर जगह मैं अभी, लेकिन वैक्सीनेशन में आपको कंप्लीटली बता देता हूँ वैक्सीनेशन का शेड्यूल भी, क्योंकि मेजर पार्ट तो वही है कि वैक्सीनेशन का क्या है। वैक्सीनेशन में बात करेंगे तो मैम अभी हमारे देश में क्वाड्रावैलेंट वैक्सीन चल रही है, जो बेसिकली 4 वायरसेस के अगेंस्ट है।
अब उससे पहले हम जान लेते हैं कि हाई रिस्क में मैंने आपको पहले ही बताया था कि 16-18 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि एचपीवी हाई रिस्क वाले हैं और जो सर्वाइकल कैंसर कराते हैं। इसके अलावा लो रिस्क में 6-11 है, जिनमें कि ये है एचपीवी सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस तो नहीं है, बट जेनाइटल वार्ड्स, एनल वार्ड्स, इस तरह की चीज होती है जिनसे एचपीवी का स्प्रेड हो सकता है। अब वैक्सीनेशन जो है हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अभी रिसेंटली हमारे देश में अपनी खुद की बनाई है, उसका नाम मैं एक बार आपको अपने नोट से देख के बताता हूँ। हाँ, सर्वावैक करके एक वैक्सीन बनाई है, जो कि 4 वायरसेस के अगेंस्ट वो है, 16, 18 और आई थिंक इसके अलावा 31 और 33 के अगेंस्ट इफेक्टिव है, जो कि मेन कॉजिंग वो है। इसके अलावा पहले से, और ये सबसे सस्ती वैक्सीन है हमारे देश में। मैं इसलिए बता रहा हूँ मैम कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि कितनी महंगी है या कितनी सस्ती है, और वो मालूम नहीं होगा तो फिर लोग लगवाएंगे नहीं। इसके अलावा इससे पहले हमारे पास गार्डासिल एक आती है, गार्डासिल, वो भी 4 वायरसेस के अगेंस्ट ही इफेक्टिव है, वो भी 16, 18 और 31, 33 है। इसके अलावा मैम एक वैक्सीन है गार्डासिल और 9 करके, उस वैक्सीन में अराउंड 7 हाई रिस्क और 2 लो रिस्क वायरसेस के अगेंस्ट है वो, और वो सबसे एक्सपेंसिव वैक्सीन है, वो अराउंड 10,000 की आती है, और उसका उतना इफेक्टिव, मतलब मुझे लगता है कि हमारे देश की स्थिति के हिसाब से वो उतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसिव भी है और लगवाने के बाद उसके लो रिस्क का कोई बेनिफिट है नहीं, कि अगर आप लो रिस्क जो एचपीवी वायरसेस होते हैं उनके लिए लगवा रहे हैं। तो बेस्ट जो है वो गार्डासिल है, एक गार्डासिल जो कि 4 वायरसेस के अगेंस्ट है, और एक सर्वावैक जो इंडियन मेड है वो भी 4 वायरसेस के अगेंस्ट है, और सबसे सस्ती वाली भी सर्वावैक है आज की डेट में। और वैक्सीन में अगर एक और चीज बता दूं, वैक्सीन में कुछ लोगों को लगता है कि वैक्सीन में वायरस होता है, मेरे को काफी ऐसे सुनने को मिलता है। वैक्सीन में अभी एक वीएलपी कहते हैं, जैसे वायरस लाइक पार्टिकल होता है, जिसमें कि वायरस का डीएनए नहीं होता है, तो वो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको जाके स्टिमुलेट जरूर करता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को लगता है कि वायरस आ गया, पर डीएनए ना होने के कारण कोई इन्फेक्टिविटी नहीं रहती, मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि आपने, अगर हमने वैक्सीन लगाई तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। नहीं मैम, अभी अगर गवर्नमेंट सेटअप की बात करूं मैं, तो अभी आई थिंक बजट आने से 2 दिन पहले ही पुणे में उन्होंने सारे सरकारी अस्पताल और स्कूलों में फ्री वैक्सीन शुरू करी थी, बट पूरे देश में ऐसा नहीं है। और बजट के बाद जैसे सीतारमन जी ने कहा, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, कि हम बढ़ावा देंगे वैक्सीनेशन को, अब हो सकता है वो वैक्सीनेशन फ्री हो जाए, पर इसका अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है, तो अभी तक हर जगह अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में ये चल रहा है, कुछ और स्टेट है, जैसे मैंने पढ़ा था पंजाब, आई थिंक वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ऐसे मणिपुर, इन कुछ स्टेट्स में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट कितनी अवेलेबल है ये तो मुश्किल है बता पाना। बट ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली फ्री है गवर्नमेंट सेटअप में, इसके लिए आपको किसी प्राइवेट सेक्टर में ही जाके लगवाना पड़ेगा, या पे करके ही लगवानी पड़ेगी। यही कारण है कि हमारे देश में रूरल एरिया में इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनको ना प्राइस पता है कितनी है, ना इम्पोर्टेंस पता है, तो ना वो इसके बारे में कभी बात करते। मैम अभी स्क्रीनिंग के बारे में थोड़ी और बात हो सकती है, क्योंकि ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर वो एक टॉपिक ही पूरा ऐसा हो जाएगा कि मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाने का, और ट्रीटमेंट में भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, पर मैं मोटा मोटा आपको स्क्रीनिंग से ट्रीटमेंट तक लेके जाऊंगा। अब स्क्रीनिंग के मैंने आपको मेथड्स बता दिए। स्क्रीनिंग हमारे देश में शुरू होती है 25 साल से नॉर्मल फीमेल्स में, और हर 3 साल पे पैप स्मीयर करवाना चाहिए, जो कि नहीं करवाते लोग, पर करवाना चाहिए। तो पहले 30 साल से बोलते थे, अभी 25 से बोलते हैं, बट जो गाइडलाइंस है वो 25 से है। इंडिया में मैं बता रहा हूँ मैं, बाहर के जो बड़े बड़े देश हैं जैसे यूएसए वगैरह में 21 साल में शुरू हो जाते हैं। उसका मेन कारण है कि उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी का जो टाइमिंग है वो बहुत अर्ली एज से शुरू होता है। हमारे देश में अभी भी इतना जल्दी नहीं है कि हमें और जल्दी स्क्रीनिंग करना शुरू करनी पड़े, तो इसीलिए हम 25 साल से स्क्रीनिंग करते हैं। पैप स्मीयर करवाते हैं हम लोग। पैप स्मीयर बेसिकली हर 3 साल में एक बार करवाना चाहिए। उसमें हम स्क्रेपिंग लेते हैं, कोई भी सस्पिशियस लीजन अगर नहीं है तो वो सर्वाइकल, जो मैंने आपको बताया था कि एक्टोसर्विक जो दिखता है, वहाँ से कुछ स्क्रेपिंग्स लेंगे और उसको एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। इसके अलावा दूसरा है, हम एचपीवी डीएनए के लिए टेस्ट करवाते हैं। उसमें हम बेसिकली देखते हैं कि एचपीवी डीएनए हमारे जो सेल्स हैं वहाँ पे सर्वाइकल सेल्स हैं उनमें है या नहीं। वो 30 साल की उम्र से शुरू करते हैं और हर 5 साल पे करवाना होता है। तो ये 2 मेन स्क्रीनिंग मेथड्स होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, अगर किसी को भी एचआईवी है तो उनकी स्क्रीनिंग जो है एचपीवी डीएनए के लिए 25 साल से शुरू हो जाती है, 30 साल की बजाय। और
जैसे मैंने आपको बताया फैमिली हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है नहीं, क्योंकि बहुत केसेस मैंने नहीं सुने ना देखे। पर अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में है तो उनकी स्क्रीनिंग थोड़ी सी जल्दी करवाते हैं। उसकी तो बहुत सब्जेक्टिव रहती है कि वो डॉक्टर से बात करके उनके हिसाब से चलते हैं कि कब कब काके कराना। वो 3 साल से भी कम ड्यूरेशन के लिए पेप स्मेयर कराना होता है उनको। तो ये मोटा मोटा स्क्रीनिंग के बारे में। अब स्क्रीनिंग के बाद अब मान लीजिए कि स्क्रीनिंग में कुछ आता है, तो स्क्रीनिंग में क्या आता है? स्क्रीनिंग में आता है बेसिकली सर्वाइकल सेल डिस्प्लेजिया। उसमें भी 3-4 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, 3-4 नहीं, 3 टाइप्स रहते हैं मैम। लो ग्रेड हो गया, मॉडरेट हो गया और हाई ग्रेड हो गया। अब जो लो ग्रेड है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्फेक्शन अगर है तो इन्फेक्शन के साथ सेटल हो जाएगा, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। मॉडरेट और हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया में हम बिल्कुल इलाज करते हैं। और इलाज ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आपको जाननी है, या जो भी हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनके लिए, कि जब भी लोग ये मॉडरेट या फिर हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया रहता है तो इन सिनेरियोज में हमें जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना चाहिए जाके और अपना इलाज कराना चाहिए। उसमें बहुत छोटा सा एक ऑपरेशन होता है जो कोल्ड नाइफ से हो सकता है या फिर हॉट नाइफ से भी हो सकता है, और 1 दिन का एडमिशन होता है और दिन भर, मतलब सुबह आपका अगर ऑपरेशन, शाम को छुट्टी भी मिल जाती है। और ये करवाने से सर्वाइकल कैंसर की रिस्क भी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये तो प्री कैंसरस लीजन की बात हो गई। अगर मान लीजिए किसी को कैंसर आ भी जाता है और मान लीजिए वो स्टेज 1 है या स्टेज 2 है, तो उसमें घबराने का नहीं है। उसमें हमें कुछ जांचें करानी होती है, जैसे कि हम एमआरआई कराएंगे पेल्विस का, कोल्पोस्कोपिक बायोप्सी लेंगे उस जगह की, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एक पूरा का पूरा डिसीजन, एक प्लान बनाते हैं कि उसको आगे कैसे ट्रीट करना है। पर स्टेज 1 कंप्लीटली ऑपरेशन से क्योरेबल है। स्टेज 2 में हमें और भी साथ में कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन का रोल भी देखना पड़ता है। और स्टेज 3, स्टेज 4 में थोड़ा सा ये है कि अच्छे से इलाज हो तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, पर इलाज आपको ढंग से करवाना है, सही समय पे सही तरीके से।